नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीआरपी यानी द रीडर्स पॉडकास्ट में। ये वो पॉडकास्ट है जहां हम किताबों से सीख लेकर आपकी जिंदगी आसान और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब से हमारी सीख। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन कोवी की अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। मतलब ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच पर गहरा असर डाला है। हाँ, बिल्कुल। और आज हमने इस किताब के कुछ सबसे दमदार हिस्से चुने हैं, जिनमें कोवी के अपने अनुभव, उनके सिद्धांत, वो सब भरे पड़े हैं। तो हमारा इरादा ये है कि इन पन्नों से वो सबसे ज़रूरी बातें निकालें, वो गहरी समझ जो सच में काम आती है। हाँ, एक तरह से ये किताब के ज्ञान का निचोड़ है, ताकि जो सुनने वाले हैं वो अपनी प्रभावशालीता बढ़ाने वाले मूल सिद्धांतों को आसानी से पकड़ सकें। बिल्कुल, शायद थोड़ी हैरानी भी हो, कुछ सोचने पर मजबूर भी हो, और उम्मीद है कि इस चर्चा में मज़ा भी आएगा। तो शुरू करें? जरूर। चलिए, तो पहली बात जो कोवी उठाते हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। वो बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में ये जो सफलता सिखाने वाली किताबें हैं, उनका नज़रिया कैसे बदला है। पहले जोर किस पर था? चरित्र नीति पर, मतलब कैरेक्टर एथिक। ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत, ये सब अंदरूनी गुण। सही। लेकिन फिर धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हो गया व्यक्तित्व नीति पर, पर्सनैलिटी एथिक जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब बाहरी छवि कैसी है, लोगों को कैसे इम्प्रेस करें, फटाफट समाधान कैसे निकालें, इस तरह की चीजें। और कोवी के हिसाब से ये एक प्रॉब्लम है ना? क्योंकि पर्सनालिटी एथिक सिर्फ बाहरी दिखावे पर, ऊपरी चीजों पर ध्यान देती है। जैसे आप कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, दूसरों पर क्या असर छोड़ते हैं, लेकिन जो अंदर की असली दिक्कतें हैं वो तो अनदेखी रह जाती हैं। मतलब ये एक तरह का सोशल बैंडेड जैसा हो गया। बिल्कुल, घाव अंदर है और आप ऊपर से पट्टी लगा रहे हैं। कोवी कहते हैं कि असली और टिकाऊ असर तो चरित्र से ही आता है, ऊपरी पॉलिश से नहीं टिकता। और वो इसका एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही दिल को छूने वाला उदाहरण भी देते हैं, अपने बेटे का। हाँ, वो बेसबॉल वाला। बेटा अच्छा नहीं खेल पा रहा था और कोवी उसे बेहतर बनाने के लिए सारी पॉजिटिव बातें, सारी तकनीकें आजमा रहे थे, मोटिवेशन, स्किल्स, सब कुछ। लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। नहीं, तब उन्हें एकदम से एहसास हुआ, अरे मैं तो बाहरी तरीकों पर जोर दे रहा हूँ, मतलब पर्सनैलिटी एथिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। और असल प्रॉब्लम कहाँ थी? असल प्रॉब्लम उनकी अपनी सोच में थी। वो अनजाने में शायद बेटे की तुलना दूसरों से कर रहे थे, अपनी इमेज को लेकर परेशान थे कि मेरा बेटा अच्छा क्यों नहीं खेल रहा। अच्छा। जब उन्होंने अपनी सोच बदली, अपने चरित्र पर काम किया, बेटे को बिना शर्त प्यार देना शुरू किया, उसे उसकी असलियत में देखा, उसको सम्मान दिया, तो कमाल हो गया। क्या हुआ? बेटे का खेल अपने आप सुधरने लगा, बिना किसी बाहरी दबाव के। ये दिखाता है कैरेक्टर एथिक की ताकत। असली बदलाव अंदर से आता है। ये बात सीधी हमें ले आती है मानसिकता या पैराडाइम के विचार पर, है ना? कोवी कहते हैं पैराडाइम मतलब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारा नक्शा। हाँ, और वो नक्शे वाला उदाहरण भी बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास दिल्ली का नक्शा है और आप हैं मुंबई में, तो आप रास्ता कैसे ढूंढेंगे? चाहे कितनी भी तेजी से चलें, कितना भी पॉजिटिव सोचें, नक्शा ही गलत है तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सही। और हमारे ये नक्शे, ये मानसिकताएं अक्सर 2 तरह की होती हैं। एक तो वो जो बताती हैं कि चीजें असल में कैसी हैं, रियलिटीज। और दूसरी वो जो बताती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, मतलब हमारे मूल्य, हमारे वैल्यूज। लेकिन गड़बड़ ये है कि हम अपने इन नक्शों पर सवाल ही नहीं उठाते ज्यादातर। बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि हम जैसा दुनिया को देख रहे हैं बस वही सच है और हमारा नजरिया ही सही है। और ये धारणा, ये परसेप्शन कितना पावरफुल होता है। वो एक मशहूर तस्वीर है ना, जिसमें किसी को एक जवान औरत दिखती है, किसी को एक बूढ़ी औरत, जबकि तस्वीर वही है, डेटा वही है, काली लकीरें, सफेद जगह, पर व्याख्या एकदम अलग। ये साफ दिखाता है, जैसा कोवी कहते हैं, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। सोचिए जरा, ये हमारे रिश्तों पर, हमारे फैसलों पर कितना असर डालता होगा रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ। और यहीं पर आती है पैराडाइम शिफ्ट की बात, मतलब मानसिकता में बड़ा बदलाव। वो अरे वाह या ओ अच्छा तो ये बात है वाला मोमेंट। जैसे वो कोवी का न्यूयॉर्क सबवे वाला अनुभव बहुत फेमस है। हाँ, कि कैसे एक आदमी और उसके बच्चे ट्रेन में बेतहाशा शोर मचा रहे थे, सबको परेशान कर रहे थे, और कोवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। बिल्कुल, चिल मच रही थी कि ये कैसा बाप है। हाँ,
लेकिन फिर जब उन्होंने हिम्मत करके उस आदमी से बात की तो पता चला कि वो लोग अभी अभी अस्पताल से आ रहे हैं, जहां बच्चों की माँ, उनकी पत्नी गुजर गई हैं। और बस वो सुनते ही कोवी का पूरा नजरिया बदल गया। एकदम से गुस्सा गायब, सहानुभूति आ गई। सहानुभूति आ गई, देखने का नजरिया बदला तो एहसास बदला, व्यवहार बदला, सब कुछ बदल गया। मतलब साफ है, सही नक्शा होना कितना जरूरी है। तो फिर सही नक्शा कौन सा है कोवी के हिसाब से? कोवी कहते हैं कि सबसे सही, सबसे टिकाऊ नक्शा वो है जो सिद्धांत केंद्रित हो, प्रिंसिपल सेंटर्ड। यही कैरेक्टर एथिक की बुनियाद है। सिद्धांत केंद्रित, इसका क्या मतलब हुआ? ये सिद्धांत क्या है? कोई लिस्ट है? सिद्धांत मतलब वो अटल सच्चाइयां, वो यूनिवर्सल नियम जो हमेशा सच रहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो किसी की मर्जी या संस्कृति पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, जैसे निष्पक्षता, ईमानदारी, मानवीय गरिमा, सेवा, गुणवत्ता, धैर्य, ये वो चीजें हैं जो हर कामयाब इंसान, हर मजबूत परिवार या सफल समाज में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ये वक्त और जगह से परे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमें अपना जीवन इन सिद्धांतों के आसपास बनाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग तो अपना जीवन पैसा या परिवार या काम या खुशी जैसी चीजों पर केंद्रित करते हैं ना? हाँ, करते हैं। और कोवेई इन्हीं को अस्थिर केंद्र कहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें बदलती रहती हैं। कैसे? पैसा आता जाता रहता है, रिश्ते, उनमें उतार चढ़ाव आते हैं, काम छूट सकता है, बदल सकता है, खुशी हो तो वैसे ही मूडी होती है। तो अगर आप इन चीजों पर टिके रहेंगे तो आपका जीवन हमेशा डामाडोल रहेगा, हवा के झोंके की तरह। लेकिन सिद्धांत वो चट्टान की तरह स्थिर है। अच्छा, तो सिद्धांत केंद्रित होने का फायदा क्या है? जब आप सिद्धांत केंद्रित होते हैं तो आपको एक तरह की सच्ची अंदरूनी सुरक्षा मिलती है, जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। आपको सही दिशा मिलती है क्योंकि आपके पास एक भरोसेमंद कंपास होता है। आपको चीजों को सही मायने में समझने की बुद्धि मिलती है और मुश्किल हालात में भी सही काम करने की ताकत मिलती है। निचोड़ ये है कि सिद्धांतों पर टिके रहना ही सच्ची स्थिरता और शक्ति देता है। इसको थोड़ा असल जिंदगी के उदाहरण से समझे। मान लीजिए बॉस ने कहा कि आज देर तक रुकना है, लेकिन आपकी पत्नी घर पर इंतजार कर रही है, शायद कोई प्लान था। ठीक है। तो अगर आप परिवार केंद्रित हैं तो शायद आप बॉस को मना कर देंगे, है ना? हो सकता है। और अगर आप पैसा केंद्रित हैं तो शायद ओवरटाइम के लिए रुक जाएंगे। हाँ, शायद। लेकिन जो सिद्धांत केंद्रित व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो शायद स्थिति को थोड़ा बड़े दायरे में देखेगा। कैसे? वो सोचेगा ईमानदारी के सिद्धांत के बारे में, बॉस से सही बात करना, निष्पक्षता के बारे में, कंपनी और परिवार दोनों की जरूरतें देखना, जिम्मेदारी के बारे में, अपना काम पूरा करना और वादा निभाना। तो वो फैसला कैसे लेगा? शायद वो बॉस से बात करेगा, स्थिति समझाएगा और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। जैसे, क्या ये काम कल सुबह पहले कर सकता हूँ या क्या मैं घर से लॉगिन कर सकता हूँ? उसका फैसला ज्यादा संतुलित होगा, ज्यादा टिकाऊ होगा और उसके असली मूल्यों के हिसाब से होगा। वो सिर्फ भावना या लालच में बहकर फैसला नहीं लेगा। ये बात समझ आई। अब एक और बड़ा आइडिया है कोवी का, पीपीसी संतुलन। वो इसे समझाने के लिए ईसप की कहानी सुनाते हैं, सोने के अंडे देने वाली हंस की। हाँ, वो मशहूर कहानी। एक किसान था जिसके पास एक हंस थी जो रोज सोने का अंडा देती थी। रोज एक सोने का अंडा? हाँ, लेकिन किसान लालची था। उसने सोचा क्यों ना हंस को काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। और उसने काट दिया। हाँ, और अंदर कुछ नहीं मिला। हंस भी गई और रोज मिलने वाला सोने का अंडा भी गया। तो यहाँ पी और पीसी क्या है? यहाँ पी का मतलब है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन, वो नतीजा जो आप चाहते हैं, सोने के अंडे। और पीसी है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी उत्पादन क्षमता, वो संपत्ति या योग्यता जो वो नतीजे देती है, यानी वो हंस। अच्छा। कोवे कहते हैं कि सच्ची प्रभावशीलता मतलब इफेक्टिवनेस इन दोनों के बीच सही संतुलन साधने में है। पी और पीसी के बीच बैलेंस। मतलब सिर्फ नतीजे पी पर फोकस करना काफी नहीं है, क्षमता पीसी का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ पी पर फोकस करेंगे और पीसी को नजरअंदाज करेंगे तो लंबे समय में नुकसान होगा, हंस वाली कहानी की तरह। ये कहाँ लागू होता है? हर जगह। सोचिए, आपकी एक महंगी मशीन पीसी है जो बढ़िया प्रोडक्ट पी बनाती है। अगर आप दिन रात सिर्फ प्रोडक्ट बनाते जाएं और मशीन की सर्विसिंग, देखभाल, पीसी का ध्यान ना रखें तो क्या होगा? मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा। सही। इसी तरह मान लीजिए आपका शरीर पीसी है और आप उससे काम पी लेना चाहते हैं।
अगर आप आराम, सही खाना, एक्सरसाइज, पीसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर जवाब दे देगा। और रिश्तों में भी अगर आप सिर्फ रिश्ते से कुछ पाना चाहते हैं, जैसे साथी आपकी हर बात सुने, बच्चे कहना माने, और रिश्ते को मजबूत बनाने पर मेहनत नहीं करते, जैसे एक दूसरे को सुनना, समझना, समय देना, प्यार जताना, तो क्या होगा? रिश्ता कमजोर हो जाएगा, शायद टूट भी जाए। बिल्कुल। तो निचोड़ ये है, आप जो नतीजे चाहते हैं उन्हें लगातार पाने के लिए आपको उन नतीजों को देने वाली क्षमता का ध्यान रखना ही होगा। दोनों में संतुलन साधना ही होगा। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। चलिए अब कुछ चुनिंदा आदतों पर आते हैं। पहली आदत जो कोवी बताते हैं, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। ये सिर्फ पहल करने से कुछ ज्यादा है ना? हाँ, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। इसका असली मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना, पूरी तरह से। जिम्मेदारी लेना मतलब ये मानना कि हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो व्यवहार है, वो बाहरी हालात या परिस्थितियों का नतीजा नहीं है, वो हमारे अपने चुनाव का, हमारे फैसलों का नतीजा है। लेकिन कई बार लगता है कि हालात ही ऐसे थे कि मुझे गुस्सा आ गया या मैं दुखी हो गया। हाँ, लगता है। लेकिन कोवी कहते हैं कि किसी भी घटना, स्टिमुलस, और हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच में एक गैप होता है, एक खाली जगह, और उस जगह में हमारी आज़ादी छुपी है, ये चुनने की आज़ादी कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। इसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, हमारी प्रतिक्रिया चुनने की योग्यता। विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण यहाँ बहुत पावरफुल है। ओह हाँ, विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, जहाँ उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, उनका परिवार, उनका काम, उनके कपड़े, सब कुछ। लेकिन उन्होंने क्या महसूस किया? उन्होंने महसूस किया कि एक आज़ादी है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और वो थी ये चुनने की आज़ादी कि उन भयानक अमानवीय हालात का उन पर क्या असर होगा। वो हालात नहीं बदल सकते थे, पर वो अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते थे, अपनी गरिमा बनाए रख सकते थे। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल। जबकि समाज हमें अक्सर क्या सिखाता है? 3 तरह के सामाजिक नक्शे हैं जो कोवी बताते हैं। जेनेटिक नियतिवाद कि हम अपने जीन्स के गुलाम हैं, मानसिक नियतिवाद कि हम अपने बचपन के अनुभवों के गुलाम हैं, और पर्यावरणीय नियतिवाद कि हम अपने माहौल के गुलाम हैं। हाँ, कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ बचपन में ये हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूँ, मेरा बॉस ही खराब है, मैं क्या करूँ? सही। ये सब रिएक्टिव सोच है। प्रोएक्टिविटी कहती है नहीं, आप इन सब चीजों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आप इनके गुलाम नहीं हैं, आप चुन सकते हैं। और ये हमारी भाषा में भी झलकता है। बिल्कुल। रिएक्टिव लोग कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं? काश ऐसा होता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये करना पड़ेगा, वो मुझे गुस्सा दिलाता है। और प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं चुनता हूँ, मैं करूँगा, चलो देखते हैं क्या विकल्प है, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूँ। भाषा सोच को दर्शाती है। और वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न वाली बात भी इसी से जुड़ी है। हाँ, बहुत जरूरी बात है वो। हमारा ध्यान 2 दायरों पर होता है। एक है चिंता का दायरा, सर्कल ऑफ कंसर्न। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनकी हमें परवाह तो है, पर जिन पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं है, जैसे मौसम, दुनिया की अर्थव्यवस्था, दूसरे लोग क्या सोचते हैं या करते हैं। ठीक है। और दूसरा है प्रभाव का दायरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें वो चीजें आती हैं जिन पर हम सच में कुछ कर सकते हैं, जैसे हमारी अपनी आदतें, हमारा नजरिया, हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत, हम दूसरों से कैसे बात करते हैं। तो रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोग इन दायरों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? रिएक्टिव लोग अपना सारा समय और ऊर्जा चिंता के दायरे पर खर्च करते हैं, दूसरों की शिकायतें करना, हालात को कोसना, नतीजा उनका प्रभाव का दायरा सिकुड़ता जाता है। और प्रोएक्टिव लोग अपना फोकस अपने प्रभाव के दायरे पर रखते हैं, वो उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। और जानते हैं क्या होता है? धीरे धीरे उनका प्रभाव का दायरा बढ़ने लगता है। अच्छा, हाँ। तो मूल बात यह है, हम हालात के गुलाम नहीं हैं, हम अपने चुनाव के मालिक हैं। और हमें अपना फोकस वहीं रखना चाहिए जहां हम सच में कोई असर डाल सकते हैं, यानी अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। गलतियों को मानना और सुधारना भी प्रोएक्टिविटी का हिस्सा है। ठीक है। तो जब हमने ये मान लिया कि हम चुन सकते हैं, हम जिम्मेदार हैं, आदत 1, तो अगला सवाल आता है, भाई किस दिशा में बढ़ें, मंजिल क्या हो? और यहीं पर आदत 2 काम आती है। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें।
बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं, चाहे वो एक दिन हो, एक प्रोजेक्ट हो या पूरी जिंदगी हो, उसकी मंजिल क्या है, उसकी एक साफ तस्वीर आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो अंतिम संस्कार वाली कल्पना, वो थोड़ी डरावनी लेकिन बहुत असरदार है। हाँ, कोवी कहते हैं कि कल्पना कीजिए आप अपने अंतिम संस्कार में बैठे हैं और लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या कहें? आपने कैसा जीवन जिया? आपके क्या मूल्य थे? आप किन चीजों के लिए याद किए जाना चाहेंगे? ये सोचने से एकदम साफ हो जाता है कि असलियत में हमारे लिए क्या मायने रखता है। छोटी मोटी चीजें पीछे छूट जाती हैं। सही। और ये इस विचार पर आधारित है कि हर चीज असल में 2 बार बनती है। 2 बार? कैसे? पहली रचना होती है दिमाग में, मानसिक रचना। जैसे कोई घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है, पूरा डिजाइन सोचा जाता है, ये पहली रचना है। और दूसरी? दूसरी रचना होती है भौतिक, यानी उस नक्शे के हिसाब से असल में घर बनाना, ईंट गारा लगाना। ये दूसरी रचना है। तो इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? लेना देना यह है कि अगर हम अपनी जिंदगी की पहली रचना खुद नहीं करते, मतलब सोच समझकर ये तय नहीं करते कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, हमारे सिद्धांत क्या हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? तो हम अनजाने में दूसरों के एजेंडे या बाहरी परिस्थितियों या अपनी पुरानी बुरी आदतों की दूसरी रचना बन जाएंगे। हमारी जिंदगी का डिजाइन कोई और तय कर देगा। ओह, मतलब अगर हम अपनी स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और लिख देगा। बिल्कुल। आदत 1 कहती है आप ड्राइवर हैं, आदत 2 कहती है गाड़ी कहाँ ले जानी है ये तय करें। इसके लिए कवि सुझाव देते हैं कि अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखें। मिशन स्टेटमेंट, ये क्या होता है? ये एक तरह का आपका व्यक्तिगत संविधान है, जिसमें आप लिखते हैं कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आपके सबसे जरूरी सिद्धांत या मूल्य क्या हैं। ये आपको दिशा देता है और मुश्किल समय में फैसले लेने में मदद करता है। ये तो काफी सोचने वाला काम है। हाँ है, लेकिन ये आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी मानसिक रचना है। बिना मंजिल तय किए दौड़ते रहने का कोई फायदा नहीं। जाने कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। सही बात है। अच्छा, अब जब हमने दिशा तय कर ली, तो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना भी जरूरी है। और यहाँ कोवी आदत 5 पे बहुत जोर देते हैं। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाया जाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये सुनने में बहुत सीधा और आसान लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर असल में शायद ये सबसे मुश्किल आदतों में से एक है, क्योंकि हमारी फितरत, हमारी आदत बिल्कुल उल्टी है। उल्टी कैसे? हम पहले चाहते हैं कि लोग हमें समझें। हम अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, अपनी सलाह देना चाहते हैं, अपना नजरिया थोपना चाहते हैं। ज्यादातर लोग जब दूसरे को सुन रहे होते हैं तो वो समझने के इरादे से नहीं सुनते। तो किस इरादे से सुनते हैं? जवाब देने के इरादे से। वो सुन रहे होते हैं ताकि वो सोच सकें कि उन्हें आगे क्या बोलना है। वो या तो सहमत हो रहे होते हैं या असहमत, या सवाल पूछ रहे होते हैं या सलाह दे रहे होते हैं, सब अपने नजरिए से। कोवी वो ऑप्टोमेट्रिस्ट वाला उदाहरण देते हैं ना? हाँ, कि आप आंखों के डॉक्टर के पास जाएं और वो आपकी आंखें जांचे बिना ही अपना चश्मा उतार के आपको दे दे और कहे ये लो, ये पहनो, मुझे इससे बहुत बढ़िया दिखता है। क्या आप वो चश्मा लेंगे? भरोसा करेंगे? कभी नहीं। आप कहेंगे पहले मेरी आंखें तो जांचो। पर रिश्तों में हम अक्सर यही करते हैं, बिना दूसरे की स्थिति समझे अपनी सलाह का चश्मा पकड़ा देते हैं। तो इसका समाधान क्या है? सही तरीका क्या है सुनने का? सही तरीका है समानुभूतिपूर्ण श्रवण, एम्पैथिक लिसनिंग। समानुभूतिपूर्ण श्रवण, ये क्या होता है? ये सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, ये आंखों और दिल से भी सुनना है। ये दूसरे इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घुसने की कोशिश करना है, दुनिया को उसके नजरिए से देखना, उसकी भावनाओं को महसूस करना, उसके मतलब को समझना। ये सिर्फ तकनीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक्टिव लिसनिंग या रिफ्लेक्टिव लिसनिंग से कहीं ज्यादा है। इसके लिए सच में समझने की इच्छा होनी चाहिए। ये दूसरे इंसान के भावनात्मक बैंक खाते, इमोशनल बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ी जमा करने जैसा है। जब कोई महसूस करता है कि उसे सच में समझा जा रहा है, तभी वो सुरक्षित महसूस करता है और खुलता है, और तभी वो आपकी सुनने को तैयार होता है। और वो 4 आम प्रतिक्रियाएं कौन सी हैं जिनसे बचना चाहिए, जो हम अक्सर करते हैं? हाँ, कोवी 4 आत्मचरित्रात्मक प्रतिक्रियाएं बताते हैं जो हम अपने नजरिए से देते हैं। पहला, मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग, सही गलत का फैसला सुनाना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2, जांच, प्रोबिंग, अपने एजेंडे के हिसाब से सवाल पूछना, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुमने ये सोचा था? 3, सलाह, एडवाइजिंग, अपनी राय देना, समाधान बताना,
तुम्हें ये करना चाहिए। 4 व्याख्या, इंटरप्रिटिंग, दूसरे के व्यवहार का अपने हिसाब से मतलब निकालना। तुम ऐसा इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि वो पिता पुत्र वाला उदाहरण भी है शायद। हाँ, बेटा स्कूल से परेशान होकर आता है और पिता इनमें से ही कोई प्रतिक्रिया देता है बजाय बेटे को सच में समझने की कोशिश करने के। नतीजा, बेटा और कट जाता है, बात करना बंद कर देता है। तो करना क्या चाहिए? कैसे सुने समानुभूति से? इसके कुछ चरण हैं। पहले सिर्फ ध्यान से सुने, फिर शायद आप जो सुना है उसे अपने शब्दों में दोहराएं, रीफ्रेज कंटेंट। फिर आप उसकी भावनाओं को समझने और दर्शाने की कोशिश करें, रिफ्लेक्ट फीलिंग। और सबसे गहरे स्तर पर आप दोनों करें, उसके शब्दों को भी दोहराएं और उसकी भावनाओं को भी। जैसे, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्कूल में तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है और इससे तुम बहुत निराश हो। इससे दूसरे को लगता है कि हाँ, इससे मेरी बात समझ आ रही है। बिल्कुल। डायग्नोस बिफोर यू प्रिस्क्राइब। पहले बीमारी समझो, फिर दवा दो। और ये समझना सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से भी होता है। हाँ, समझे जाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, अपनी बात स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से रखना। लेकिन क्रम यही है, पहले समझो फिर समझाओ। ये सब करने के लिए, प्रोएक्टिव बनने के लिए, लक्ष्य तय करने के लिए, दूसरों को समझने के लिए ऊर्जा चाहिए, क्षमता चाहिए। और यहीं पर वो आखिरी आदत आती है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। आदत 7, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। हाँ, बिल्कुल सही। वो लकड़हारे की कहानी याद है ना? हाँ, जो घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, थक गया है। और कोई उससे पूछता है, भाई थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते, काम जल्दी हो जाएगा। तो वो क्या जवाब देता है? वो कहता है, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत बिजी हूँ। हाँ, कितना बेतुका लगता है सुनने में। हाँ, पर कोवी कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में अक्सर यही करते हैं। हम काम में, भाग दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को, यानी अपनी आरी को तेज करना भूल जाते हैं। तो यहाँ आरी तेज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी व्यक्तिगत उत्पादन क्षमता, पर्सनल पीसी को लगातार नया करना, उसे रिचार्ज करना, उसका रखरखाव करना, खुद को बेहतर बनाना। और ये कैसे होता है? इसके क्या पहलू हैं? कोवी इसके 4 जरूरी पहलू बताते हैं जिनमें हमें नियमित रूप से निवेश करने की जरूरत है। 1 शारीरिक, फिजिकल। इसमें आता है सही खाना, पर्याप्त आराम और नियमित रूप से व्यायाम करना, शरीर का ध्यान रखना। 2 आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। इसका धर्म से सीधा लेना देना हो भी सकता है, नहीं भी। इसका मतलब है अपने मूल मूल्यों से जुड़ना, अपने जीवन के उद्देश्य पर मनन करना, ये प्रकृति में समय बिताकर, ध्यान करके या प्रेरणादायक साहित्य पढ़कर हो सकता है। अच्छा, तीसरा? 3 मानसिक, मेंटल। अपने दिमाग को तेज रखना। इसमें आता है पढ़ना, लिखना, सोचना, योजना बनाना, नई चीजें सीखना, टीवी देखने जैसे कामों में संतुलन रखना, दिमाग को लगातार चुनौती देना। और चौथा? 4 सामाजिक, भावनात्मक, सोशल इमोशनल। ये हमारे रिश्तों से जुड़ा है। दूसरों के साथ अच्छे सकारात्मक रिश्ते बनाना, सहानुभूति रखना, दूसरों की सेवा करना, तालमेल बनाना, अपनी अंदरूनी सुरक्षा पर काम करना। ये तो एक तरह से खुद पर इन्वेस्ट करना हुआ, अपनी देखभाल करना। बिल्कुल। और ये एक क्वाड्रेंट 2 गतिविधि है। याद है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स? ये वो काम है जो महत्वपूर्ण तो हैं पर अक्सर तुरंत जरूरी नहीं लगते। हाँ, इसलिए हम इन्हें टालते रहते हैं। आज टाइम नहीं मिला एक्सरसाइज का, कल से पढ़ना शुरू करूंगा। सही। इसलिए हमें इसके लिए प्रोएक्टिव होकर समय निकालना पड़ता है। रोज को भी इसे दैनिक निजी विजय, डेली प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। रोजाना कम से कम 1 घंटा इन चारों आयामों में लगाना। 1 घंटा रोज? हाँ, ये वो निवेश है जो बाकी सभी आदतों को संभव बनाता है और उन्हें टिकाऊ बनाता है। अगर आपकी आरी ही खूंद होगी तो आप बाकी आदतें कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सार ये है, लगातार बेहतर बनने के लिए खुद को रिचार्ज करना, अपनी आरी तेज करना, ये कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है और इस पर समझौता नहीं हो सकता। ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं या संगठनों पर भी? नहीं, ये संगठनों पर भी उतने ही लागू होते हैं। एक प्रभावी संगठन को भी अपने पी जैसे मुनाफा, प्रोडक्ट और पीसी जैसे कर्मचारी, मशीनरी, ब्रांड इमेज में संतुलन साधना होता है।
उन्हें भी अपनी आरी के चारों आयामों को तेज करना होता है। जैसे? करेक्ट। मेंटल, टीम वर्क और ग्राहक संबंध, सोशियो इमोशनल, और संगठन का उद्देश्य और ईमानदारी, स्पिरिचुअल, इन सब का संतुलन जरूरी है। हाँ, मैंने उन होटलों के बारे में पढ़ा है जहां हर कर्मचारी मिशन स्टेटमेंट से जुड़ा महसूस करता है और मेहमानों की सेवा को अपना लक्ष्य मानता है। बिल्कुल। या वो कंपनियां जो मुश्किल समय में भी कर्मचारियों का साथ देती हैं, पीएचसी का ध्यान रखती हैं, जी। वो लंबे समय में ज्यादा सफल होती हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो कोवी का जो मूल संदेश है वो यही लगता है कि सच्ची प्रभावशीलता, असली सक्सेस, वो बाहरी दिखावे, तकनीकों या फटाफट समाधानों से नहीं आती। वो अंदर से शुरू होती है, हमारे चरित्र से, हमारी सोच, हमारे पैराडाइम से और उन अटल सिद्धांतों से जिन्हें हम अपनी जिंदगी का आधार बनाने के लिए चुनते हैं। ये अंदर से बाहर का रास्ता है, जैसा वो कहते हैं। एकदम सही। पहले खुद पर विजय हासिल करनी होती है, आत्म अनुशासन, जिम्मेदारी, दिशा तय करना। ये हुई निजी विजय आदत 1, 2, 3। और फिर तब जाकर आप दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। टीम वर्क, सहयोग, संवाद, ये हुई सार्वजनिक विजय आदत 4, 5, 6। और इस पूरी यात्रा को जारी रखने के लिए अपनी आरी तेज करते रहना पड़ता है, आदत 7, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना, रिचार्ज करते रहना। ये एक सतत प्रक्रिया है। तो इस सारी बातचीत के बाद शायद सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि वो कौन सी एक छोटी सी चीज है, सिर्फ एक, जिसे वो आज से अपने प्रभाव के दायरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, वो पहला कदम क्या हो सकता है जिसका उनकी जिंदगी पर, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सबसे बड़ा सकारात्मक असर पड़ सकता है। और ये याद रखना भी जरूरी है, जो कोवी का एक और मंत्र था, जीवन को आरोह में जिए, लिव लाइफ इन क्रेसेंडो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण काम, आपका सबसे बड़ा योगदान, वो हमेशा आपके आगे होता है, पीछे नहीं। हमेशा सीखते रहने, बढ़ते रहने और योगदान देते रहने का जज्बा बनाए रखना, यही कुंजी है। इस वाकई गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमें सुनने के लिए आप सबका भी शुक्रिया।